बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। हम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहरानी कैफियत हमें नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान, उनके डिवीज़न बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क करने से रोक दिया, जिसके बाद आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जुडिशल वर्क नहीं किया। इसका तहरीरी ऑर्डर, उसका इंतज़ार था कि तहरीरी ऑर्डर क्या आता है और किस बुनियाद पर ये ऑर्डर जारी किया गया, किस कानून के तहत जारी किया गया। बहुत अहम सवालात सामने आए हैं और ख़ास तौर पर ऑर्डर जो लिखा गया है 2 सफ़हात का, उसमें काफ़ी तकनीकी सवालात भी हैं, कानूनी और आइनी सवालात भी इस ऑर्डर में मौजूद हैं कि एक सिटिंग जज अपने ब्रदर जज को कैसे काम से रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस हवाले से मौजूद हैं कि एक सिटिंग जज अपने किसी भी ब्रदर जज को इस तरह काम से नहीं रोक सकता। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको काम से रोका भी गया और कल तकरीबन 2 बजे जब जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में समाअत ख़त्म हुई, तो समाअत ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद उनके चैम्बर से, उनके सेक्रेटरी के ऑफिस से ये कंफर्म हुआ मीडिया को कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया गया है। फिर एक और सवाल सामने आया कि जो ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई उनमें क्या ऑर्डर हुआ, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं हुआ मीडिया पर कि फौरी तौर पर काम से रोक दिया गया है। और उसके बाद जब वो चैम्बर में गए तो चैम्बर में जाने के बाद ये ऑर्डर आया कि उनको काम से रोक दिया गया है। तो काफ़ी कानूनी, आइनी और तकनीकी सवालात हैं, उसका हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। आज इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, एक जस्टिस जो बैरिस्टर जहांगीर खान जदून है, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम से माजी में उनका बड़ा मजबूत ताल्लुक रहा है। उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की है, आगे चलकर उस पर भी हम बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो ऑर्डर पे आ जाते हैं, तो आप इस पे हमें बताइएगा नाजरीन को कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका गया है, ये क्या आर्टिकल 199 जिस जुरिस्डिक्शन, जो दायरा इख्तियार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट जिस दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करती हैं, इसके तहत ये रोका जा सकता है। और उसके बाद ऑर्डर क्या है 2 सफ़हात का, जिसका कल से हमें इंतज़ार था कि ऑर्डर में क्या लिखा गया और किस बुनियाद पर यह ऑर्डर किया गया है। शुक्रिया साकिब। पहले तो नाज़रीन को ये बता दें कि कल ये सारा बहरान पैदा कैसे हुआ। खुली अदालत में जो हुक्म जस्टिस सरफराज डोगर ने लिखवाया, उससे कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि बार के वकला को भी और हम मीडिया वालों को भी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया गया है। बाद में जो तहरीरी हुक्म आया, बल्कि कैमरे जो माइक थे कोर्ट रूम नंबर 1 के, वो भी थोड़े से डिस्टर्ब थे, उससे आप क्लैरिटी भी इशू आ रहा था, वो भी था। लेकिन अलल ऐलान जो कि एक प्रैक्टिस है किसी भी जज की, अगर अदालत खुली है, आवाम के लिए ओपन है, तो उसका मकसद यही होता है कि जो भी हुक्मनामा होता है वो ऊंची आवाज़ में पढ़ के सुनाया जाता है, ताकि तमाम अदालत में लोगों को, फ्रीकैन को, वकला को ये पता चले कि ये अदालत का ये हुक्म है। मगर ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। वो अजीब व गरीब कुछ ऑर्डर ये था, बल्कि वकला के नुमाइंदों को तो बताया गया था कि हम अभी नोटिस जारी नहीं कर रहे, अगर नोटिस जारी करना हुआ तो पहले हम आपको सुनेंगे। लेकिन अब जो हुक्मनामा आया उसमें न सिर्फ ये कि नोटिस भी जारी हुए हैं और रिट दरख्वास्तों को एतराज़ात दूर किए बगैर नंबर भी लग गए हैं, बल्कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से भी रोक दिया गया, यानी कि एक स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। तो ये बड़ा ही एक हैरानकुन एक लम्हा था हम सब के लिए, वकला के लिए भी। और कल इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने इसी वजह से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और किसी जज को रोकना। और आपको पता है कि जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एतराज़ था वो यही था कि किसी जज के खिलाफ को वारंटो जारी नहीं हो सकती, तो उन्होंने उस दरख्वास्त पे एतराज़ लगा दिया था, मियाँ दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पे, और उस एतराज़ का भी फैसला नहीं किया। एतराज़ बरकरार है, इसके बावजूद रिट दरख्वास्त पे नंबर लगा और फिर उसके बाद एक इंटरम ऑर्डर भी जारी कर दिया गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ। अब
अमूमन होता ये है कि जब दरख्वास्त ऐसी आती है एतराज़ात के साथ जो रजिस्ट्रार की तरफ से लगाए गए होते हैं, तो जो दरख्वास्त गुजार है वो उन एतराज़ात के खिलाफ अपील करता है। वो अपील खुली अदालत में लग जाती है, ये मामूल की बात है। तो खुली अदालत में जब वो एतराज़ात के खिलाफ अपील लगती है तो पहली हीयरिंग पे सिर्फ एतराज़ात से मुतल्लिक़ फैसला होता है। आम हालात में उसी दिन एतराज़ के मुतल्लिक़ फैसला हो जाता है कि ये एतराज़ दुरुस्त है, ये एतराज़ गलत है, एतराज़ ओवर रूल हो गया। और मगर उस दिन कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया जाता। उस दिन एतराज़ात दूर करके आप फिर नेक्स्ट डेट देते हैं कि एतराज़ात रिमूव हो गए। जब रिमूव हो गए तो वो फाइल वापस जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस को, वो उसके ऊपर फिर नंबर लगता है और नंबर लगने के बाद दोबारा जब फिक्स होती है उसमें फिर वो आर्गू होता है कि जी कोई स्टे ऑर्डर दे दें या कुछ। उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, अमूमी तौर पर यह भी हो जाता है कि कोर्ट के सामने केस आया, फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे केस आया तो कोर्ट ने ये कहा कि ये एतराज़ात हैं, ये हम ओवर रूल करके डायरेक्शन दे रहे हैं मुतलका ब्रांच को कि इस पर नंबर लगाएं। तो हम इस केस को 10 बजे कोर्ट कहती है कि हम इसको केस को 12 बजे टेकअप करेंगे और 12 बजे केस टेकअप होता है और उस पर स्टे की एप्लीकेशन पे स्टे भी दे दिया जाता है। लेकिन पहली दफा जब ओवर रूल हुए ऑब्जेक्शंस तब भी ओपन कोर्ट हियरिंग, और जब स्टे ग्रांट हुआ तब भी ओपन कोर्ट हियरिंग हुई और उसके बाद वो सेम डे भी हो सकती है, उसके बाद अदालत जो है वो ऑर्डर पास कर देती है। लेकिन इसमें कुछ मुख्तलिफ हुआ। बड़ी एक अजीब बात हुई कि कमरा अदालत में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान बैठे थे और उन्होंने वकला के बार के जो नुमाइंदे थे, रियासत अली आज़ाद थे, नईम अली गुज्जर थे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के, और दीगर बड़े सीनियर वकला, वो कुछ बात करना चाह रहे थे तो चीफ जस्टिस ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसमें प्रोसीड करना हुआ या नोटिस देने हुए तो पहले आपको सुनूंगा। तो वो सारे वकला खुश हो गए, पीछे हट गए, रोस्टम छोड़ दिया, बाहर आ गए। अब बाहर आके उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दिया और बताया कि आज सिंपल जो है ये उन्होंने कोई एतराज़ात को ख़त्म नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि अगर नोटिस देने हुए तो वो हमें पहले सुनेंगे। और फिर चंद घंटे बाद खबर आई। अच्छा, ये खबर ज़राए से पहले जो लीक की गई, मुझे ये लगता है कि ज़राए से खबर लीक करके एक माहौल बनाया गया उस चीज़ के लिए कि जो कमरा अदालत में नहीं हुई थी। पहले से ज़राए से खबर, ताकि लोग डाउट में भी रहे और वो माहौल भी बन जाए, और फिर एन उस ज़राए की खबर के मुताबिक ऑर्डर भी आ गया। यानी पहले माहौल बनाया गया। माहौल इसलिए बनाया गया कि कमरा अदालत में वो चीज़ नहीं हुई थी जो बाद में कहीं ऑर्डर में लिख दी गई। अच्छा, अब इस ऑर्डर में क्या है, ये बड़ा इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं। आपने कहा कि जो वकला क़यादत मौजूद थी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और इस्लामाबाद बार कौंसिल की, तो वकला को खुश कर दिया चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने। तो वकला को वो खुश ही करते आ रहे हैं। कभी वो क्या कहते हैं, केक के पीस उनको उनके मुंह में डाल रहे होते हैं और उनकी तस्वीरें इस्लामाबाद बार काउंसिल के वकील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर, वो अपनी तस्वीरें फेसबुक पर लगा रहे होते हैं कि देखें जो बार और बेंच के दरमियान जो रिश्ता है वो कितना मजबूत जो है वो हो चुका है। फिर मुजफ्फराबाद जाके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी वो तस्वीरें लगाते हैं। तो जब बार और बेंच के दरमियान जो एक फासला होना चाहिए कि कहीं उसूल पे स्टैंड लेना पड़ जाए तो वो ले सके, तो वो फासला जब आप खत्म कर दें तो फिर यही होता है कि खुश हो गए, बैठ गए और बाद में पता चला कि ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। जी सर। जी हाँ, बहरहाल ये धोखा न सिर्फ वकला बार को दिया गया है बल्कि वकला ने यह धोखा बड़ी खुशी से, रजामंदी से खाया भी है। और किसी को भी बज़ाहिर इस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि कोर्ट में क्या ऑर्डर हुआ है और बाद में क्या ना। बट एनीवे, जो तहरीरी ऑर्डर 2 सफ़ों का आया है उसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आज़म लिखते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ एतराज़ात लगाए हैं। अदालत की ये राय है कि ये एतराज़ात अदालती कार्रवाई में इनका फ़ैसला किया जाएगा जब इस केस का फ़ाइनल फ़ैसला आएगा। अब ये खुद बहुत बड़ा तज़ाद है कि एतराज़ात का फ़ैसला और जो इल्ज़ामात लगाएंगे हैं दरख्वास्त में डिग्री के हवाले से, उन दोनों का फ़ैसला फाइनली किया जाएगा। आप ये देखें फाइनली कब किया जाएगा। फाइनली से मुराद तो ये है ना कि एतराज़ात भी बरकरार हैं और जो इल्ज़ामात हैं वो भी बरकरार हैं, और साथ ये भी कह दिया कि जब जुडिशल काउंसिल का डिसीजन आएगा तो करेंगे। मतलब एक पैरेलल जुरिस्डिक्शन अस्यूम कर ली गई है। एक आईनी इदारा जुडिशल काउंसिल का एक्सक्लूसिव अख्तियार है, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी जो तलवार है वो भी लटका के रखी है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सर के ऊपर।
अच्छा, अब इस ऑर्डर के अंदर आगे जाके वो लिखते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस को यह हुक्म दिया जाता है कि इन दरख्वास्तों पे नंबर लगा दिया जाए। अब आप देखें, जब किसी दरख्वास्त पे एतराज़ आ जाता है तो उस पर नंबर नहीं लगता। नंबर जो है तब लगता है जब एतराज़ दूर कर दिया जाता है। मगर क्या हुआ, एतराज़ भी बरकरार रखा गया और ऑर्डर कर रहे हैं कि नंबर लगा दिया जाए, और साथ ये भी ऑर्डर हुआ कि ये मामला जो है, ये दरख्वास्तें आज ही हमारे सामने फिक्स की जाए। अब ये ऑर्डर हो गया, लेकिन अब वो जो फिक्स करने का कंप्लायंस थी या जो अमल होना था, वो रजिस्ट्रार ऑफिस तब करता जब ये फाइल अदालत से, कमरा अदालत से रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाती, वो उस फाइल के ऊपर नंबर लगाते और फिर दोबारा 1 घंटे बाद अदालत दोबारा बैठती और फिर वो उसकी काज लिस्ट जारी होती, और उसकी काज लिस्ट जारी होती, काज लिस्ट जारी होती, जिस काज लिस्ट पर इसका नंबर, जो यहाँ पे नंबर अलॉट किया है मुतलका ब्रांच ने, और वो काज लिस्ट जारी होने के बाद समाअत होती, समाअत में ऑर्डर होता, तो फिर उसको आप कह सकते हैं कि वाकई ये अदालत का, ओपन कोर्ट का ये ऑर्डर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ साकिब। कमरा इस ऑर्डर के मुताबिक तो जज साहब ने पहले ऑर्डर किया कि ये मामला हम इकट्ठा डिसाइड करेंगे, जबकि वकला को बताया गया और खुली अदालत में ये ऐलान किया गया था कि हम अभी एतराज़ात का फैसला नहीं कर रहे, हम किसी को नोटिस जारी नहीं कर रहे, और बाद में अब जो ऑर्डर है उसमें लिखा है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि एतराज़ात का फैसला दरखास्त के फैसले के साथ किया जाएगा, और साथ में हुक्म दिया कि मामला आज ही दोबारा फिक्स किया जाए। आज ही दोबारा फिक्स ये ऑर्डर हो गया कि दोबारा फिक्स किया जाए नंबर लगा के, लेकिन कमरा अदालत में कार्रवाई में वक्फा नहीं हुआ, जज उठे ही नहीं और बैठे बैठे उन्होंने फिर जो नहीं, मती साहब, इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने इस ऑर्डर के मुताबिक, जो ऑर्डर अमूमी तौर पर 2 समातों के एक ही ऑर्डर हुआ करते हैं, 2 समातों के एक ही ऑर्डर हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि 10 बजे अगर हियरिंग हुई और फिर 12 बजे हियरिंग हुई, तो 10 और 12 की 2 समातों के एक ही ऑर्डर कि 10 बजे हम बैठे, हमने ऑब्जेक्शन ओवररूल करके कहा कि मुतलका ब्रांच नंबर लगाए और केस फिक्स कर दे। फिर 12 बजे हम बैठे, फिर हमने ये पिटीशन टेकअप की और पिटीशन पे ये ऑर्डर किया। ये होता है, ये रवायत है कि 2 ऑर्डर्स 2 अलग अलग समातों के। यहाँ पर ये मामला है कि उन्होंने कहा आज ही फिक्स करें। अब हमारी इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज एक ही समात हुई थी, दूसरी समात नहीं हुई। अब हो सकता है उनके बकौल उनके पास कोई हो, वो कहें कि दूसरी समात भी हुई थी, दूसरी काज लिस्ट भी जारी की, किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं है कि दूसरी कब हुई। मेरे ख्याल में उन्होंने इसी समात के अंदर एक कागजी कार्रवाई मुकम्मल की, फिक्स करने का ऑर्डर दिया। उधर बैठे बैठे मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने ही बाल पॉइंट से उस पर नंबर लिख के और उसी के ऊपर खुद ही शुरू हो गए, प्रोसीड करना शुरू कर दिया। और न सिर्फ ये कि दोबारा वो केस अलग से लगाया नहीं गया, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एतराज़ात दूर हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो केस दोबारा उसी बेंच के सामने लगे, क्योंकि वो तरफ एतराज़ात की हद तक हियरिंग होती है ना कि रिमूव होने या नहीं, वो वापस जाता है और हो सकता है वो केस किसी और बेंच के सामने भी लगे। चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है, वो मास्टर ऑफ लॉ के चक्कर। देखे ना, वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना होता है दोबारा से कि भाई ये बेंच सुनेगा या मेरे सामने लगा दी जाए, वो प्रोसेस भी नहीं किया गया, वो कॉज लिस्ट भी दोबारा नहीं लाई गई। और इसके अंदर फिर उन्होंने रिलीफ भी दे दिया, और रिलीफ क्या था कि जज साहब को काम से रोका जाए। अब वो कैसे किया, वो आगे जाके रिट पिटीशन नंबर 3670 अब 225, अब अचानक जो है उस ऑर्डर के अंदर लिख दिया गया कि जो रिट पिटीशन है इसका नंबर है 3670 अब 2025, यानी प्रोसीडिंग जारी है। नंबर भी पता लग गया कि उसी ऑर्डर में नंबर भी डाल दिया गया, और ये कहा गया कि 2 कोवरेंटों की जो रिट ऑफ कोवरेंटों की जो है वो दरखास्तें आई हैं 199 के तहत, और जिसमें जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का इस्तदा की गई है, और कहा गया है कि उनके पास कोई कानूनी सनद नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो अपने जज के ओहदे पे कायम है, और इसलिए वो अपने ओहदे के अहल नहीं हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब लिखते हैं कि चूँकि ये मामला इंतहाई ग्रेविटी वाला है और हसास है और इंतहाई गंभीर है, तो इसलिए मैं इस मामले पे बहस के लिए मिस्टर अशतर अली औसाफ और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं उनको अमाइकस क्यूराई यानी अदालती मामन मुकर्रर करता हूँ। अब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान साहब ने अदालती मामन भी उनको मुकर्रर किया जो कि नून लीग के कटर वर्कर हैं और नून लीग के बेनिफिशरी हैं, ओहदों पे रहे हैं, एक अटॉर्नी जनरल, दूसरा सेक्रेटरी लॉ, सेनेटर भी,
तो उनको मुकर्रर कर दिया। अब और मजे की उसमें- बात यह है कि उनको सुने बगैर इसी में मुकर्रर कर रहे हैं, उनको नहीं। सुने बगैर जज को मुअत्तल कर दिया। उसमें बैरिस्टर जफरुल्लाह खान गैर मामूली तौर पर वो शख्सियत थी कि हमने मतलब इस केस में वो कैसे आ गए, किस तरह आए, वो खड़े थे वहां पे, कमरा अदालत केस में मौजूद थे, कमरे अदालत में मौजूद थे, बल्कि उनके साथ मुकालमा भी हुआ मेरा। उन्होंने कहा जी पिछले जो ट्रायल्स थे शरीफ फैमिली के वो हमने किताब पढ़ी है, उसमें बहुत कुछ है। तो मैंने उनको कहा कि अब के जो ट्रायल्स हैं इनकी भी एक पूरी किताब आने वाली है, वो भी आप जो है वो पढ़िएगा। बहरहाल उनकी मौजूदगी भी थी, उनको मुआविन भी मुकर्रर कर दिया गया। तो ये कदरे हैरान कुन है। अच्छा, जी। मजे की बात यह है कि जो बार के नुमाइंदे थे उनको कहा गया कि नोटिस जारी करने से पहले मैं आपको सुनूंगा, लेकिन साथ ही इस ऑर्डर के अंदर उनको बाहर भेज के इसमें बाद में ऑर्डर जो जारी किया इसमें अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी उन्होंने कर दिया है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर आगे जाके लिखते हैं कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने, यानी कि जो वकला हैं लॉ ऑफिसर्स, अब ये उनका गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर लॉ अफसरान जो कल कोर्ट में पेश भी हुए थे और उनके उन्होंने ये निशानदेही की हाँ। कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पेंडिंग है। यानी उनके इस निशानदेही को वो रिकॉर्ड पे ला रहे हैं। और फिर साथ लिख रहे हैं कि फिर नीचे जाके वो लिखते हैं कि ये इंतहाई हसास मामला है जज की अहलियत का, कि वो अपने ओहदे पे कायम रह सकता है या नहीं। तो ये एक बहुत ज़रूरी और मुनासिब और बहुत ही फौरी कार्रवाई का तकाजा करता है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हतमी फैसला नहीं होता उस वक्त तक जज साहब को काम करने से रोका जाता है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो कार्रवाई करनी है अभी जो उसका इख्तियार है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, ठीक है, इंक्वायरी भी नहीं हुई, किसी ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अभी टेकअप भी नहीं किया उनके खिलाफ, अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट थी भी तो कोई टेकअप भी नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है, ठीक है, और ये जुडिशल काउंसिल में भी दरख्वास्त दी गई है और जज साहब को काम करने से रोक दिया गया और कहा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई चीफ जस्टिस सरफराज डोगर या जस्टिस आजम खान की मतहत नहीं है, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान करता है। ये और बात है कि आजकल किस किस्म के लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हैं, लेकिन उसके सरबराह तो चीफ जस्टिस याही आफरीदी है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और फिर नीचे उसके 2 सीनियर तरीन जजेस और फिर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस, जिनमें आने वाले वक्त में खुद जस्टिस डोगर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होंगे। तो ये एक किस्म का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमने एक जज को काम से रोका हुआ है, अब जल्दी जल्दी इजलास बुलाएं, ये चीफ जस्टिस जल्दी जल्दी फैसला करें। ये चीफ जस्टिस पे दबाव डाला जा रहा है कि जल्दी बुलाओ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। ये ब्लैकमेलिंग है। मैं तो समझता हूँ कि भाई वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फोरम है, उसको आइन ने सोमोटा अख्तियार इसलिए दिया हुआ है कि वो अपने तौर पे डिसाइड करेगी कि कब किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन इधर हाई कोर्ट डायरेक्ट कर रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि मैंने तो जज को काम से रोक दिया है, आप फौरी तौर पे कार्रवाई करें। और ऐसे केस में जहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पहाड़ जैसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर उनकी ट्रांसफर के केस में पिटिशनर है और उन्हीं का केस सुनकर उनको इतनी बड़ी सजा दे दी। इससे अंदाजा लगाएं कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप ये काम आप खुद करेंगे तो इसी अदालत में बैठकर कल किसी और के केस में आप कैसे पॉइंट आउट कर देंगे कि आपका तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था, आपने ये कैसे डिसाइड कर दिया। तो महाराज जी उनको काम करने से रोक दिया। ये तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक वकला के जो बार के जो नुमाइंदे थे उनको बेवकूफ़ बनाया गया, बल्कि वो जो कहते हैं मामू बना दिया गया, मामू बना दिया गया उनको। और अब वो आज भी हड़ताल है वकला की, ठीक है। और एक और दिलचस्प बात इस ऑर्डर में जिसका इंकशाफ हुआ है कि एक वकील साहब थे जो कमरा अदालत में बहुत उन्होंने शोर डाला कि जी मुझे भी सुना जाए, लेकिन जज साहब उठ के चले गए, सुना ही नहीं उनको। और वो कह रहे थे मुझे भी पार्टी बनाए, मैं भी जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है। जज साहब ने उनको सुना ही नहीं, वो बेचारे पीछे शोर डालते रहे। जो ऑर्डर है उसमें उनको भी फरीक बना दिया गया, अलाउ कर दी गई है उनकी दरख्वास्त, उनको सुने बगैर ही अलाउ भी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ कोई दरख्वास्त है, पता नहीं उसमें है क्या, लेकिन ये है कि उनके खिलाफ थी, तो इसलिए तहरीरी ऑर्डर में उनको भी फरीक बना दिया गया है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो नेक्स्ट हेयरिंग रखी गई है अटॉर्नी जनरल और वो 21 अक्टूबर
21 अक्टूबर 2025, यानी कि आज सितंबर की 18 है, 17। तो ठीक एक महीने के बाद 21 अक्टूबर की तारीख भी रख दी गई कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साहब जल्दी जल्दी करें। अब ये देखें कि 21 अक्टूबर ये जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, जुडिशल वर्क से रोका गया है, जी जी। वो 21 अक्टूबर को जस्टिस सरफराज डोगर आएंगे, जस्टिस आजम खान आएंगे और पूछेंगे अटॉर्नी जनरल से या एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, हाँ जी जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की है? वो कहेंगे जी उन्होंने अभी नहीं की, लेट से कहेंगे अच्छा नहीं की, उनको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है, वो जो काम से रोकने का इंटरिम ऑर्डर, स्टे ऑर्डर फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। मतलब एक जज को आप स्टे ऑर्डर पे जी काम करने से रोक रहे हैं, आर्जी ऑर्डर पे, लेट से कि कल उनके खिलाफ इल्जाम साबित नहीं होते, तो ये जो आपने एक आईनी अदालत के जज को काम से रोका है, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? क्या चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जवाब दे होंगे, जस्टिस आजम खान जवाब दे होंगे? कौन जवाब देगा इस बात का? अभी तो इल्जाम में इंक्वायरी नहीं शुरू हुई और आपने उन्हें पनिश कर दिया, आपने उन्हें सजा सुना दी। और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स में कह चुकी है कि जुडिशल काउंसिल और या जो भी किसी भी आईनी अदालत के जज को काम से नहीं रोका जा सकता। और कितने ही ऐसे जुडिशल काउंसिल की कार्रवाइयां हैं कि जिस दौरान खुद जुडिशल काउंसिल ने नहीं रोका, मासूरा इफ्तिखार चौधरी के जिसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, उनको सस्पेंड करने का हुक्म, तो बाद में किसी जुडिशल काउंसिल ने किसी जज के नहीं रोका और इससे काम से नहीं रोका। इसमें एक और पॉइंट आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की काउंसिल जो है वो सोमोटो लेगी, इसको रोकेगी, या सुप्रीम कोर्ट सोमोटो लेगी? इस पे तो बात करती है। एक और बड़ा टेक्निकल और बड़ा अहम इशू है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ दूसरे जज वो थे एडिशनल जज आजम खान, जो 20 जनवरी को तैनात हुए थे। तो 20 जनवरी के लगभग ही 20 जनवरी 2026 को उनकी असेसमेंट होनी है कि इनको मुस्तकिल जज बना दिया जाए या मुस्तकिल जज ना बनाया जाए। तो एक चीज तो बड़ी तय है, एक उसूल, कि कोई जज भी अगर कोई फैसला देता है और उस फैसले में बहुत बड़ी आईनी ब्लंडर हो, मतलब एक छोटी मोटी गलतियां तो ये होती हैं कि आप एक फैसले के खिलाफ अपील है, अपील का राइट है तो वो हल हो जाएगा। एक ब्लंडर हो, अगर वो ब्लंडर साबित हो जाए तो वो मिसकंडक्ट के भी जुमरे में भी आता है कि मिसकंडक्ट किया है आपने ये काम करके, जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, वो काम आपने जो कर दिया है। तो एडिशनल जज आजम खान की जब मुस्तकिली का मामला आएगा, या अभी मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन दे देती है, फैसला दे देती है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, उस पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा साकिब, आप ये भी देखें कि हर आईनी अदालत के अंदर जब जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं वो 2 जजों के सामने कम से कम लगाए जाते हैं, ताकि एक जज का दिमाग खराब भी हो जाए ना तो दूसरा जज उसे कहता है कि ऐसे नहीं होता, और अगर उनमें खिलाफ हो जाए तो फिर तीसरा जज को लाया जाता है। यानी कि एक जज पे अहम मामलात के हवाले से इन्हिसार नहीं किया जाता। अब जस्टिस आजम खान का क्या इसमें किरदार था? वो चुप करके बैठे रहे, वो इसलिए बैठे रहे, उनसे मशवरा किया, और वो कच्चे जज है ना, मसला यही है, कच्चे के जज और पक्के के जज। अब ये जो कच्चे के जज हैं ये अपनी कंफर्मेशन के लिए चुप रहते हैं। अब जस्टिस आजम खान के हवाले से एक और नया जो इंकशाफ हुआ है वो कल की बात है कि एक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन ब्रांच जहाँ पे दरख्वास्तें दायर होती हैं, वहाँ पे ऊंची ऊंची आवाज में कह रहे थे कि मैं जस्टिस आजम खान की तैनाती को चैलेंज कर रहा हूँ, आप ये लें। उन्होंने कहा जी ये तो जज के खिलाफ तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं चैलेंज कर सकता? तो इंस्टीट्यूशन ब्रांच से बताया गया कि जज के खिलाफ को वारंट जारी नहीं होती। तो उसने कहा कि आपने ये जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जो एतराज़ उठाया कि को वारंट जारी नहीं होती, वो आपका एतराज़ जो है अभी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? हो सकता है आइडिया हो कि हो सकता है, मुमकिन है, उनको पता नहीं किसने बता दिया था, अभी वो तारिक जहांगीरी का फैसला नहीं आया था, ठीक है? और हुआ वही कि एतराज़ तो टेक्निकली ख़त्म नहीं हुआ मगर रिलीफ जो है उसमें मिल गई टेक्निकली, तो और रेट नंबर भी लग गया। तो वो भी यही चाह रहे थे कि जैसे आजम खान के खिलाफ भी दरख्वास्त है, इसके ऊपर नंबर लगाएं या एतराज़ करें, कुछ करें लेकिन रिसीव कर लें। अब हुआ क्या, बज़ाहिर ये लगता है कि एक ऐसे वक्त में जैसे आजम खान के खिलाफ कल की समाज से कोई 1-2 दिन पहले ही खबरें चलना शुरू हो गई थी कि जैसा आजम खान की तैनाती को भी चैलेंज करना शुरू। 2 घंटे तकरीबन 10 बजे 10-10:30 बजे ये खबरें एक दिन पहले की मुझे याद है कोई चल रही थी। जो दरख्वास्त गुजार है उसने मीडिया को भेजी वो पिटीशन, और पिटीशन भेजने के बाद उसने ये जो वो कहा कि मैंने आजम खान की वो जो चैलेंज कर दी है
तैनाती जो है वो चैलेंज कर दी है। और उसके बाद तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे हेयरिंग हुई और उसके बाद 2 बजे जो है फैसला आया है। बहरहाल जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जजेस आते हैं, खासतौर पे ये सेशन जजेस, नीचे से बड़ी तगदो करने के बाद हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो ये उनकी सारी उम्र की एक मेहनत होती है कि भाई वो हाई कोर्ट का जज बन गए। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जो आने वाले लोग हैं वो बड़े तरबियत याफ्ता होते हैं। तरबियत से मुराद उनकी ऐसी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि किसी वो बज़ाहिर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ताकतवर को तो इनकार कर ही नहीं सकते। तो अब जैसे आजम खान भी बग़ैर इस दबाव में थे कि उनकी अपनी तैनाती के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी, और वो पता नहीं वहाँ बैठे क्या सोच रहे थे कि खबर क्या है, मुझे हटाया जा रहा है या मैं कंफर्म नहीं होगा, ये क्या है। लेकिन बहरहाल ये मामला जब भी खुलेगा तो उसका इफेक्ट जो जस्टिस आजम खान उन पर भी आ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है और मिसकंडक्ट के जुमरे में ये मामला जो है वो आता है। अच्छा, आज हड़ताल भी थी वकीलों की? जी, वकीलों की हड़ताल थी। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये मुतालबा किया था कि आप सो मोटो लें। तो ये अदलिया में जो भी उखाड़ बिछाड़ इसको आप कहें, आप इसको तबाही बर्बादी का नाम दें, जो भी नाम दें इसको, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पर भी जाती है और उनको अब आगे आना चाहिए। ट्रांसफर जजेस के मामले में उन्होंने दोगली पॉलिसी उनकी थी, वो अंदर खाने कुछ और बात करते थे और ओपनली उन्होंने जो लेटर लिखे तारीफों के पुल बांध दिए। तो अब उनको आगे आना चाहिए, देखना चाहिए कि अब क्या खिचड़ी जो है पकी है और पक रही है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन डायरेक्टली करेगी बगैर पिटीशन अपील के, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि OSD वाले उनकी हालत हो गई है 26वीं यानी तरमीम के बाद। अगर नहीं भी हुई तो कम से कम वो अपने आप को OSD समझना शुरू हो गए हैं। और यही वजह है कि जब से 26वीं यानी तरमीम आई है उसके बाद से कोई सो मोटो ऐसा सच नहीं हुआ, ना ही फुल कोर्ट का इजलास हुआ है। और अभी तक ये नहीं पता कि सो मोटो जो है वो आईनी बेंच लेगा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेगा, या सुप्रीम कोर्ट अगर लेगी तो फुल कोर्ट की सूरत में लेगी, क्या जजेस कमेटी इसका फैसला करेगी। तो अभी तक ये मामला जो है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के दिमाग में कम से कम क्लियर नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी ऐसे मुश्किल को अपने सर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कच्चे जजों की तरह चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी ये समझते हैं कि शायद वो उस ओहदे पे किसी की सपोर्ट और किसी वजह से लाए गए हैं, उनका अपना कोई मेरिट नहीं होता। वैसे एक याद आया चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने पे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है, अगर वो कंप्रोमाइज कर लेते वो अच्छे जज भी होते, उन पर इनवैलिड डिग्री का भी इल्ज़ाम ना होता, वो 45 फॉर्म 45 उन्होंने मांगे थे वो ना मांगते तो सब कुछ ठीक था। हो सकता है कि वो जस्टिस सरफराज डोगर की जगह चीफ जस्टिस भी उनको बना दिया जाता और वो चीफ जस्टिस फिर उसी तरह होते जिस तरह आजकल याह्या अफरीदी साहब हैं, उनके हवाले से हम बात करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर ये भी फाइलें और ये बिल्डिंगें चेक कर रहे होते जस्टिस जहांगीरी साहब। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस जहांगीरी ने कुछ उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं किया, जिसकी वजह से उनको आज ये दिन जो है वो देखना पड़ा है। अब वकला की हड़ताल पे आ जाएं। वकला ने कल मुतालबा किया था, आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो इजलास जारी है जिसमें आइंदा का लाया अमल का ऐलान होना है। वो जो लाया अमल होगा अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हड़ताल का ऐलान था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कुछ जुज़वी सी हड़ताल रही, वकला पेश भी होते रहे। कुछ वो वकील करते ऐसे हैं कि जिन्होंने एडजर्नमेंट लेनी होती है वो फिर बार की हड़ताल का वो सहारा ले लेते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस छुट्टी पे भी गए हुए हैं, कितने जजेस हैं जो छुट्टी पे हैं? चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की लिस्ट आज कैंसिल है, वो केसों की समाअत नहीं कर रहे सिंगल और डिवीजन बेंचेस की। इसके अलावा जस्टिस अरबाब छुट्टी पे हैं, वो 19 तक वो छुट्टी पे हैं। जस्टिस समन जो है उन्होंने अर्जेंट केसेस सुने हैं, बाकी केसेस नहीं सुने। जस्टिस बाबर सत्तार और सरदार एजाज शाह खान ने अर्जेंट केसेस सुने हैं, बाकी नहीं सुने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सारे केसेस सुने हैं। जस्टिस खादम हुसैन सुमर उनके हवाले से बताया जाता है कि वो भी शायद नहीं है। मतलब एक मिला जुला रुझान जो है वो हमें नजर आया है। बाकी वकील जो है वो तभी सहारा लेते हैं जब एडजर्नमेंट लेनी हो, एडजर्नमेंट ना लेनी हो, रिलीफ लेना हो, उनके क्लाइंट उनके पीछे पीछे फिर रहे हो तो वो हड़ताल के बावजूद भी पेश हो जाते हैं और आज भी पेश हुए हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के
जस्टिस जहांगीरी को मुअत्तल करने या OST बनाने या काम से रोकने का जो हुक्म है, उससे एक बड़ा वाज़ेह पैगाम अदलिया को दे दिया गया है कि जो भी जज लाइन टो नहीं करेगा उस जज को काम से किसी वक्त भी रोका जा सकता है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, फुल कोर्ट की या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खामोशी जो है वो यकीनन एक मुजरिमाना खामोशी होगी और अदलिया की आज़ादी उनकी आंखों के सामने दफन होती नज़र आ रही है। मतियुल्लाह जान, MJ TV और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।